सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स हमारा चैप्टर है एटम्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टोटल नेगेटिव एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग सेकेंड टॉपिक करेंगे उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो बोर्स जो मॉडल है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो बोर्स मॉडल में कई सारे पॉस्टुलेट हैं जिसमें एक्सप्रेशंस हैं, वेलोसिटी के हैं, आपका रेडियस के हैं और टोटल एनर्जी के हैं। लेकिन यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको रदरफोर्ड मॉडल से डिराइव करना है। तो रदरफोर्ड मॉडल का यूज़ करके आपको करना है। और नेगेटिव साइन या टोटल नेगेटिव एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या बताता है। या क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 3 मार्क्स का है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो प्लस साइन माइनस साइन क्यों आया है ना, तो उसको जब हम लोग लैंग्वेज में समझते हैं कि प्रैक्टिकली इसका क्या यूज़ है। थियोरेटिकली तो हम समझ जाते हैं कि वो उधर गया इक्वेशन के, तो प्लस था तो माइनस हो गया, वो डिवाइड हो गया, फिर इधर माइनस साइन बच गया, माइनस का क्यूब था तो वापस माइनस आ गया। ये सब तो थियोरेटिकल होता है। लेकिन साइंस को हम लोग दोनों तरह से समझते हैं, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल। ठीक है, इसलिए एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं जैसे थियोरेटिकल फिजिक्स, थियोरेटिकल केमिस्ट्री, और एक प्रैक्टिकल इनके डोमेन होते हैं, प्रैक्टिकल फिजिक्स या एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, तो दोनों समझना ज़रूरी है, जितना समझ पाएँ थोड़ा थोड़ा, है ना, तो अच्छा रहेगा। तो वही यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि वो निगेटिव साइन या निगेटिव एनर्जी क्या आपको सिग्निफाई करते हैं, उससे आप क्या समझते हैं। तो यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो एक प्लैनेटरी मॉडल जैसा था। मतलब बीच में जैसे सन होता है तो एटॉमिक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है ना। अब घूमने के लिए हमें पता है कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव करता है तो उसको एक फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन यहाँ पर प्रोवाइड करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा लैंग्वेज देख लेते हैं। इन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। इन डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट, मतलब जो ऑर्बिट है वो स्टेबल है, और डायनेमिक है मतलब वो मूव कर रहा है पर वो स्टेबल है। ठीक है, तो डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज Fe बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस प्रोवाइड्स द रिक्विजिट, मतलब जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, प्रोवाइड द रिक्विजिट सेंट्रीपिटल फोर्स Fc टू कीप देम इन देयर ऑर्बिट्स, है ना। ऑर्बिट्स में लाने के लिए, मतलब ऑर्बिट्स में वो मूव करता रहे, उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होता है एक सर्कुलर मोशन के लिए, तो वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है टू कीप देम इन देयर ऑर्बिट्स फॉर डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, या इन हाइड्रोजन एटम फॉर स्टेबिलिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। Fc इज इक्वल टू Fe। ठीक है, आपको कौन से टर्म्स का यूज़ करना है, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, Fc बराबर Fe, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसी से हम डिराइव करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारा mv²/r, और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है k, ये k हो गया 1/4πε0 q1 q2/r²। तो इसको r मान लिया तो r²। q1 क्या हो गया, मान लेते हैं ये चार्ज है, एटॉमिक न्यूक्लियस। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर z होगा उस न्यूक्लियस का, तो एक प्रोटॉन में e चार्ज, और z एटॉमिक नंबर है तो z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। z है तो z प्रोटॉन्स होगा, एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस e, तो आपका z प्रोटॉन्स पे Ze, है ना। तो q1 बराबर Ze, और आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है e, उस पर आपका चार्ज e है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। दोनों को हमने इक्वेट किया। हाइड्रोजन एटम के लिए z बराबर 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपका हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, तो z बराबर 1। तो mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 e²/r², जहाँ पर r हमारा क्या है, तो r हमारा ऑर्बिट का रेडियस है। यहाँ से हम लोग r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इतनी आ जाएगी। यहाँ पर r एक r कैंसिल होगा। ठीक है, तो आप कैंसिल करके दिखाइएगा नहीं, आपका ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। r ऑर्बिट रेडियस है। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या निकालेंगे, हमने क्या निकालनी है, हमें निकालनी है टोटल एनर्जी।
तो टोटल एनर्जी के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आपको ध्यान होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू का यूज़ एक और जगह आया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच में, है ना। वहाँ पर भी जब हमने न्यूमेरिकल देखा था, उसका डेफिनेशन भी देखा था, तो वो पॉइंट जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है हाफ mv²। तो हाफ mv² आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए ये r की वैल्यू दे रहा है, लेकिन अगर r को हम लोग mv² को इधर ले जाएं तो r क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इक्वेशन 1 से आप mv² की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर k बराबर हो जाएगा हाफ mv²। हमने इक्वेशन नंबर 1 से ले लिया, तो यहाँ पर इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑल्सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम क्या होता है, माइनस KQ1Q2/R, ठीक है। तो ये आपका माइनस है ना, आपको ध्यान होगा हमने माइनस साइन भी लिया था, ठीक है। वहाँ पर मैंने बोला था कि ये माइनस नेगेटिव और ये माइनस नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। एक और इसका रीज़न है माइनस लेने का, कि माइनस क्या शो करता है कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है, ठीक है। आप कई जगह देखिएगा कि वहाँ नेगेटिव कई बार नहीं लिया जाता है। अगर के हम डायरेक्ट फाइनल ले रहे हैं और KF माइनस KI नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट के वैल्यू ले रहे हैं, तो आपका यू भी डायरेक्ट पॉजिटिव ले लिया जाता है ना। तो यहाँ पर हमारा यू क्या होगा, के माइनस के Q1, फिर से Q1ZE Q2E/R। यहाँ R² नहीं होगा, R होगा, इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ध्यान से लिखना है, समझ के। तो U हमारा हो गया इतना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बस अब हम लोग ऐड कर देंगे। हैज़ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी E ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। टोटल एनर्जी, यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। या हम लोग मैकेनिकल की जगह टोटल एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैज़ द टोटल एनर्जी, क्योंकि अगर U हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम लोग टोटल एनर्जी टर्म यूज़ कर सकते हैं। हैज़ द टोटल एनर्जी, है ना। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन में भी क्या है, टोटल एनर्जी लिखा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट टोटल एनर्जी टर्म से आगे बढ़ेंगे। हैज़ द टोटल एनर्जी E ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग ऐड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा जो डेरिवेशन बोला गया था, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पर बोला गया था निगेटिव साइन क्या शो करता है, तो उसको देखते हैं। ये जो निगेटिव वैल्यू आया, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव, ठीक है। दिस इम्प्लाइज द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाउंड है ना, फ्री नहीं है, न्यूक्लियस के बाउंड है, न्यूक्लियस से बाउंड है, तभी वो चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। चारों तरफ वो घूम रहा है। अगर वो पॉजिटिव आती है एनर्जी, ठीक है, निगेटिव नहीं आती, तो क्या फ्री हो जाता, फिर बाउंड नहीं रहता, फिर वो चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करता उसके, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड फॉलोज अ क्लोज्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये हमारा रीजन हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ द नंबर ऑफ scattered particles n with the scattering angle theta in Geiger-Marchant experiment, ठीक है। तो जो Geiger-Marchant एक्सपेरिमेंट था उसमें नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, मतलब अल्फा पार्टिकल जिसको n से शो किया गया है और स्कैटरिंग एंगल जिसको थीटा से शो किया गया है, ठीक है। इनके वेरिएशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकेंड, डिस्कस ब्रीफली टू कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस ग्राफ एंड हाउ दे लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम। दो कंक्लूजन क्या थे इनमें और वो कैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी को लेड किया, मतलब कैसे पता चला कि एक न्यूक्लियस भी है एटम में। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया और इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ये हमने किया हुआ है। ये जो आपका ग्राफ था उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को रेफ़र कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर जो 2 कंक्लूजन है उसमें से एक कंक्लूजन के लिए आप फिर से क्वेश्चन नंबर 11 को रेफ़र कर सकते हैं
और जो सेकंड कंक्लूजन है और हाउ इट लेड टू द सेकंड कंक्लूजन हो गया मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, और हाउ इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन नंबर 11 में जो फर्स्ट कंक्लूजन है उसी में से आप लैंग्वेज को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मिल जाएगा ये। तो ये हमने किया हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इज बॉम्बार्डेड ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो हुआ था। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज आर से डिनोट किया गया है, डी से भी कर सकते हो, और अगर कुछ नहीं दिया तो जनरली हम लोग आर नॉट का यूज़ करते हैं। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ डबल द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी के है अल्फा पार्टिकल, तो वो आर है, उसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर है। तो अगर उस अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हम लोग दुगना कर दें, ठीक है, तो अगर डबल द काइनेटिक एनर्जी हो गया तो फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ डबल द काइनेटिक एनर्जी। फिर है राइट टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। यहाँ देखिए दो पार्ट में, तो हम लोग को दोनों पार्ट करना है, ध्यान रखना है दो पार्ट है क्वेश्चंस में। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक थोड़ा लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है यहीं तक था और आगे बढ़ जाते हैं, पर ध्यान से यहाँ देखना है दो पार्ट है हमारे पास, और ये हमें सब में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, बायो में, है ना। तो जो हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें 3 मार्क्स 4 5 मार्क्स में पार्ट वाइज आते हैं। अगर वो पॉइंट में लिखे हों, जैसे 3 क्वेश्चन ही दिए हो तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे लैंग्वेज में हो सब तो उसमें पार्ट हमें थोड़ा आइडेंटिफाई करना होता है। तो यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2016 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।